अगर मैं आपसे पूछूं कि डिजिटल फोटोग्राफ की कितनी कीमत हो सकती है, तो आप बोलेंगे मुफ्त, क्योंकि मैं हर रोज तो उसको डाउनलोड करता हूं इंटरनेट से, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो तो मुफ्त में डाउनलोड होता है। मगर यहीं में अगर मैं आपको बताऊं कि श्री अमिताभ बच्चन की कुछ डिजिटल फोटोग्राफ्स की ऑक्शन हुई जो कि 7 करोड़ में बिकी। जैक डॉर्से जो कि ट्विटर के को फाउंडर हैं, उन्होंने अपने पहले ट्वीट का एनएफटी बना करके 2.9 मिलियन से ज्यादा का बेचा। गोजाली एक इंडोनेशियन स्टूडेंट है जिसने सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फीज का एनएफटी बना करके बेचा, एंड टुडे इट इज वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर। अमेरिकन आर्टिस्ट माइक विम्पलमैन, जिसको लोग बीपल्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपना एक आर्टवर्क 69 मिलियन डॉलर्स में बेचा। मर्च जो कि बहुत सिंपल सा आर्टवर्क लगता है, वो 91.8 मिलियन डॉलर्स का बिका। पीपल का ही एक और आर्टवर्क जो ह्यूमन वन नाम का है, वो 28.9 मिलियन डॉलर्स का बिका। वैसे ही क्रिप्टोपंक्स, एस कॉपी, रिंगर्स, ऐसे कितने ही तरह के डिजिटल एनएफटीज हैं जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिक रहे हैं। और इफ यू सी देम फ्रॉम द आउटसाइड, आपको लगेगा सिर्फ डिजिटल आर्ट ही तो है, एक छोटी सी फोटोग्राफ ही तो है, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि उसकी इतनी महंगी कीमत है। तो आखिर ये एनएफटीज इतने महंगे क्यों बिक रहे हैं और एनएफटी क्या चीज है, आइए समझते हैं। तो ये एनएफटी, जिसे नॉन फंजिबल टोकन्स कहते हैं, ये क्या होते हैं, आइए समझते हैं। मेरे पास ये 50 रुपए का नोट है, ये 100 रुपए का नोट है और ये 500 रुपए का नोट है। अब ये 500 रुपए का नोट दे करके मैं 5 100 के नोट ले सकता हूं, या फिर 100 रुपए का नोट दे करके 2 50 के नोट ले सकता हूं। ये इस तरह से किसी भी डिनोमिनेशन को एक्सचेंज कर सकता हूं। इसे बोलते हैं फंजिबिलिटी। मतलब ये फंजिबल है, मैं कुछ दूंगा उसके बदले मुझे कुछ मिलेगा, ये फंजिबिलिटी है। इट इज अ फंजिबल टू बी एक्सचेंज। अब मान लीजिए इस 500 के नोट में श्री अमिताभ बच्चन यहां पे साइन कर देते हैं। तो अब ये जो श्री अमिताभ बच्चन के साइन किया हुआ 500 का नोट है ना, ये मेरे लिए बहुत खास हो गया। अब मैंने बोला यार ये तो मतलब ये बहुत ही खास है। अब इसी नोट के मैंने दूसरी तरफ क्या किया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी साइन करा दिया। अब तो ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो गया। मतलब अब कोई मुझे 5 लाख भी देगा 500 के, तब भी मैं उसे नहीं दूंगा, क्योंकि 2 लोग जिनको मैं बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता हूं इन एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स, उन दोनों के सिग्नेचर इसमें आ गए। अब ये नोट हो गया मेरे लिए बहुत ही खास। अब ये बन गया है नॉन फंजिबल, जो पहले थोड़े टाइम तक एक फंजिबल नोट था। अब इसी 500 के नोट को अगर मैं मान लो 500 का नोट ना हो, कोई भी ऐसा डिजिटल पीस ऑफ आर्ट हो जो कि मैंने क्रिएट किया, जिसकी कॉपीज नहीं हो सकती, ऐसा कोई भी डिजिटल पीस ऑफ आर्ट कोई भी बेचता है नॉन फंजिबल टोकन बना करके, तो उसका हकदार सिर्फ वही आदमी होगा जिसके पास वो नॉन फंजिबल टोकन की ओनरशिप है। हम पैसे देकर के इस नॉन फंजिबल टोकन को खरीद सकते हैं? जी नहीं। इस नॉन फंजिबल टोकन को खरीदा और बेचा जा सकता है थ्रू ब्लॉकचेन, बिकॉज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें अगर आप कुछ भी खरीदते हैं तो उसका रिकॉर्ड पब्लिक रहता है, एंड इट इज विद एवरीवन कैन व्यू इट। जो भी है उसको देख सकता है, प्लस उसको दोबारा से रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। जो हमने उसमें लेजर चला गया, जो मैंने खरीद फरोख्त उसमें कर ली, वो वाला इरिस्पेसिबल हो जाएगा। और वहां पे अगर मैंने एनएफटी के खरीद फरोख्त की है तो वहां पे दर्ज हो जाएगा कि ये एनएफटी इस XYZ आदमी के नाम की है जिसने उस एनएफटी को खरीदा है। इस तरह का कोई भी डिजिटल आर्टवर्क, कोई भी डिजिटल जिफ या फिर कोई डिजिटल सॉन्ग हो सकता है, कोई डिजिटल क्लिप हो सकती है, उस तरह का कुछ भी जिसमें कुछ यूनिकनेस हो और जिसकी ओनरशिप ट्रांसफर की जा सके, उसको टोकन बना करके उसे बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन। और जब वो क्रिप्टो चेन में चल जाता है तो वो टोकन बन जाता है। तो नॉन फंजिबल मतलब कि उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ यूनिक बात है, और टोकन मतलब आपने जैसे ही उसको ब्लॉकचेन में खरीद फरोख्त की, उसकी एक आइडेंटिटी बन गई, वो टोकन बन गया, देन इट बिकेम अ नॉन फंजिबल टोकन। Therefore, non fungible means non replaceable, जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और टोकन मीन्स डिजिटल प्रूफ ऑफ ओनरशिप। तो अगर मेरे पास कोई भी डिजिटल ओनरशिप ऐसी है जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसे बोलेंगे NFT। आप बोलोगे नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है? ये तो हमें समझ में आ गया कि मतलब डिजिटल है, जो यूनिक है, जिसको आप खरीद सकते हो। मगर आप बोलोगे करोड़ों रुपए का बिक क्यों रहा है, मतलब आखिर इसमें ऐसी क्या बात है, उसका यूज केस ऐसा क्या है? सबसे पहला यूज केस है स्केर्सिटी। इसको थोड़े अलग पर्सपेक्टिव में समझते हैं। मान लीजिए आज आपके पास एक बहुत एंशिएंट कोई पुरानी चीज पड़ी है, उसका आज की डेट में प्रैक्टिकल यूज कुछ भी नहीं है, मगर क्योंकि वो चीज बहुत स्केर्स है तो बहुत महंगी बिकेगी।
हो सकता है कि एक आना बहुत पुराना जो आजकल मिलता ही नहीं है, उसकी एक आने की कीमत आज कुछ भी नहीं है, आज बिकता ही नहीं है वो, मगर वही एक आना हो सकता है आपका लाखों करोड़ों में आपसे कोई खरीद ले, बिकॉज वो शायद इकलौती चीज रह गई है वैसी अपनी तरह की, और उसको लेने वाले खरीदार मार्केट में हैं। उसी तरह से नॉन फंजिबल टोकन्स में भी द फर्स्ट यूज केस इज स्केर्सिटी, जस्ट लाइक एंटीक पीसेस। और स्केर्सिटी भी मतलब इस तरह की है कि वो चीज, वो डिजिटल चीज सिर्फ और सिर्फ आपकी ओनरशिप में है। देयर इज नथिंग लाइक दैट इन द एंटायर वर्ल्ड, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन फंजिबल। देयर आर गेमिंग एनएफटीज आल्सो व्हिच कैन बी एक्सचेंज्ड टू बाय द डिजिटल गुड्स। और आपको पता है कि गेम खेलते हुए जो डिजिटली हम वहां पे बाय करते हैं, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर द गेमर्स। एक और यूज केस जो कि म्यूजिक एनएफटीज के साथ हो सकता है कि जब भी कोई क्रिएटर ने म्यूजिक एनएफटी बनाई, जब भी वो म्यूजिक कहीं पे प्ले होता है डिजिटल इकोसिस्टम में, ही गेट्स सम फीस आउट ऑफ इट। और वो जैसी एनएफटी आगे से आगे बिकती जाती है, तो जो भी उसका ओरिजिनल क्रिएटर है, एवरी सेल ही गेट 10% ऑफ द अमाउंट। सो दिस इज एट अ वेरी इन्फेंसी स्टेज। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पॉसिबल यूज केसेस ऑफ एनएफटी। और जो बहुत स्ट्रॉन्ग यूज केस हो सकता है एनएफटी का, मान लीजिए एक फिजिकल एसेट आपने कोई ओन किया, फिजिकल एसेट ओन करते ही आपको उसको सब्सिक्वेंटली जो आपकी सेल डीड बनती है, या आपका जो भी उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट बनता है, जो आज की डेट में फिजिकल फॉर्म में बनता है या फिर कहीं डिजिटली रजिस्टर्ड होता है किसी सेंट्रलाइज्ड बॉडी के पास, वो रजिस्टर हो जाए कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में और उसकी बन जाए एनएफटी। सो ओनिंग दैट पीस ऑफ एनएफटी इज एज गुड एज ओनिंग दैट एसेट। वो एक मकान भी हो सकता है, वो कुछ ज्वेलरी भी हो सकती है, कोई भी ऐसा पीस ऑफ आर्ट हो सकता है जिसके साथ वो एनएफटी एसोसिएटेड हो। अप्रैल 2021 में एक प्रॉपर्टी को बेचने के लिए शेन डॉलग्राफ ने एक एनएफटी क्रिएट करा जिसके साथ एक क्रिप्टो आर्ट भी अटैच था। एक प्रॉपर्टी और एक क्रिप्टो आर्ट उस एनएफटी के बदले। इस तरह के यूज केसेस क्रिएट किए जा सकते हैं जहां एक एनएफटी के बदले आप कुछ फिजिकल एसेट भी ओन कर पाओ और कुछ डिजिटल एसेट भी ओन कर पाओ और कोई मेंबरशिप भी ओन कर पाओ। सो इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 वैल्यू एड सर्विसेज व्हिच इज अगेन वन ऑफ द पॉसिबल यूज केसेस। और इस तरह के एनएफटी को ऑक्शन में भी डाला जा सकता है विद अ मिनिमम बिड प्राइस, जिससे कि उस एनएफटी के डिस्प्रपोर्शनेटली हाई प्राइस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ब्लॉकचेन में एनएफटीज को ओन करने से जो बेईमानी है, जो फोर्जरी है, जो प्रूफ ऑफ ओनरशिप है, वो बहुत ऑथेंटिक हो जाती है। तो उससे बेईमानी का जो चांस है, जो क्रिमिनलाइजेशन का चांस है, वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इसी तरह से एनएफटी को किसी भी और एसेट के साथ अटैच करके बाइंग एनएफटी विल बी एज गुड एज बाइंग दैट एसेट। एक पॉसिबल यूज केस टिकटिंग इंडस्ट्री में भी हो सकता है। किसी भी तरह के टिकट हो, चाहे वो फ्लाइट के टिकट हो, चाहे किसी कंसर्ट के टिकट हो, या कहीं पे किसी की एंट्री टिकट हो, उस टिकट को आप एनएफटी के फॉर्म में भी दे सकते हैं। कोई टिकट की ओनरशिप अगर आप एनएफटी के फॉर्म में देते हैं, वन, इट ऑथेंटिकेट्स द ओरिजिनल ओनर ऑफ द एनएफटी। सेकेंडली, उस एनएफटी को वो ट्रांसफर आगे नहीं कर सकता। इफ इट इज अ नॉन फंजिबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एनएफटी, इट विल ब्रिंग इन मोर ट्रांसपेरेंसी एंड मोर सिक्योरिटी टू द एंटायर सिस्टम। पोटेंशियली एनएफटीज कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ट्रैक लॉजिस्टिक्स, कि आप एक गुड जो है वो काफ़ी जगहों से होता हुआ कहीं पहुंच रहा है, किसी शॉप में पहुंच रहा है, सो यू कैन ट्रैक दैट ओरिजिनल वही गुड पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और आप उसको स्कैन करके ये भी चेक कर सकते हो कि कौन कौन से प्रोसेस से, कौन कौन से लॉजिस्टिक से कहाँ कहाँ से होता हुआ आया है। मर्क ट्रेडलेंस एंड IBM फुटवर्क्स आर टू क्लासिक एग्जाम्पल which use blockchain technology, and these blockchain technologies support the use of NFT. हालांकि इन दोनों कंपनीज में are they using NFTs or they are only using blockchain as a technology, we are not very clear about that. Companies can also give NFT in the form of dividends, in the form of bonus, in the form of increments to their employees or to their stakeholders. So एक और बहुत strong case जो बनता है NFTs का, वो ये बनता है कि मान लीजिए आपने किसी एग्जीबिशन या किसी फेस्ट में जाने के लिए NFT खरीदा, तो आपको उस NFT से उस फेस्ट या उस एग्जीबिशन की तो टिकट मिलती ही है, उसके साथ साथ आपको एक कम्युनिटी पास भी मिलता है। वो कम्युनिटी पास आप यूज कर सकते हो थ्रू आउट द ईयर for some particular activities which will be limited to the people who have that NFT with them. वो किसी भी तरह का पास हो सकता है, किसी भी तरह के प्रिविलेजेस हो सकते हैं जो एज अ वैल्यू एड आपके लिए क्रिएट किए जा सकें। दिस कैन बी एक्सपेंडेड इन मैनी अदर डायमेंशंस एज वेल। एक और यूज के समझते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के हिसाब से। मान लीजिए कि आपने वर्ल्ड कप के फाइनल का NFT खरीदा और वर्ल्ड कप फाइनल देखने आप चले गए किसी ग्राउंड में, वहां दो बड़ी टीम्स आपस में सॉकर या क्रिकेट मैच खेल रही है
और कुछ ऐसा हो जाता है उस मैच में जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। मान लीजिए कि उस मैच में दोनों टीम्स ने हजार रन बना दिए 50 ओवर के मैच में, या मान लीजिए उस पर्टिकुलर सॉकर मैच में दोनों टीम्स ने 40 गोल कर दिए। कुछ ऐसा हो गया जो बहुत अनयूजुअल है और वो मैच बन गया हिस्ट्री में एकदम ऐसा मैच जिसको हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। सो दोज पीपल हु ओन द एनएफटी ऑफ एंट्री टिकट ऑफ दैट मैचेस, दैट एंट्री टिकट इटसेल्फ कैन बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज वो यूनिक है। वो उस मैच की टिकट है जो मैच हिस्ट्री में नाम लिखा चुका है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर वो मैच उतना ही खास रहा टाइम के साथ साथ चलते भी, तो उस एनएफटी टिकट की वैल्यू बहुत बढ़ सकती है। सो दैट पीस ऑफ आर्ट विच वाज जस्ट अ टिकट कैन हैव अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग वैल्यू विद द पासिंग टाइम। और फ्यूचर में मेटावर्स, डिसेंट्रलैंड जैसे प्रोजेक्ट के चलते जो भी उस वर्चुअल दुनिया में जो आप खरीद फरोख्त करोगे, वहां पे जो ओनरशिप होगी, मोस्टली दैट ओनरशिप विल बी थ्रू ब्लॉकचेन्स, और वहां पे जो डिजिटल प्रूफ ऑफ ओनरशिप आपका होगा विच विल बी इन ऑल प्रोबेबिलिटीज एनएफटी। जैसे जैसे मेटावर्स हमारी लाइफ का हिस्सा बनता जाएगा, एनएफटीज भी हमारी लाइफ का इंटीग्रल हिस्सा बनते जाएंगे। जितने भी यूज केस हमने डिस्कस किए ये सारे हाइपोथेटिकल हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं, एंड दे आर सब्जेक्ट टू मैनी अप्रूवल्स इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी, इन टर्म्स ऑफ द कंपनीज यूजिंग इट, इन टर्म्स ऑफ पीपल फाइंडिंग वैल्यू इन दिस। सो बट we can see from here the way metaverse is going, the way digital is going, the way Web3 is being talked about, NFT can become the future of doing transactions. क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड के चांस तो एकदम ही खत्म हो जाते हैं, because it is such a secure, public, transparent ledger which anybody can see. तो दोस्तों ये NFT का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत फ्यूचरिस्टिक भी है। अगर आप NFTs में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट at your own risk. It is a very 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 high risk and very high return game, although it is not advisable to put your hard earned money in something like NFT, but still आपके पास ऐसा पैसा है जो अगर डूब भी जाए तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक बार तो गोता लगाना चाहते हो, एक बार तो आप डूब के देखना चाहते हो उस एक्साइटमेंट को, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। तो याद रखिएगा कि एकदम पैसा जीरो भी हो सकता है, बिल्कुल डूब भी सकता है, बिकॉज इट्स फ्यूचरिस्टिक, अभी पता नहीं है कुछ भी, मगर इट इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर श्योर। सो गाइज, आई एम एज एक्साइटेड एज यू आर टू सी द फ्यूचर ऑफ NFTs। आई होप आज के वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी, आपको समझ में आया होगा कि NFT क्या होता है, इसके पॉसिबल यूज केसेस क्या क्या बन सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगले हफ्ते फिर से मैं लेके आऊंगा कुछ इसी तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक बने रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, शबा खैर।